हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। तो हम आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1। इसमें हम लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 पढ़ेंगे जो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉस्ट स्प्रिंग का नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले देख के जाएंगे तो एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि जब आपके पास एग्ज़ाम का पेपर आता है तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप थ्योरी अच्छे से करें वहाँ पे। तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एंड आई विल मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छे से इस पे सारी चीज़ें समझ आएँ। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी तो आपको इसमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। एंड लेट्स मूव टू आवर चैप्टर नाउ। तो अब हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। ऑथर है हमारी एनीस जंग, जो 1944 में बॉर्न हुई थी रूरकेला में। एंड उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड और एडोलेंस का टाइम था वो हैदराबाद में स्पेंड किया था। उनकी जो एजुकेशन थी वो आधी तो हैदराबाद में हुई, बाकी जो एजुकेशन थी शी हैज़ डन इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। उनके जो बोथ पेरेंट्स थे वो राइटर थे एंड एनीस जंग ने भी अपना आगे का करियर इंडिया में राइटर की तरह ही गुजारा। वो एडिटर भी थी, कॉलमनिस्ट भी थी फॉर मेजर न्यूज़पेपर टू इंडिया। अब हम एनीस जंग की दो ऐसी स्टोरीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही जो चाइल्डहुड के बारे में लिखी हुई है कि कैसे किसी का बचपन छीन लिया जाता है। तो देखते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, मतलब कभी कभार मुझे 1 रुपी मिल जाता है, 1 रुपी मिल जाता है, किसमें? कचरे में। तो देखते हैं इस स्टोरी में है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारा पार्ट 1। और चैप्टर की स्टार्टिंग हमारी एक लड़के से होती है जिसका नाम साहिब होता है। एवरी मॉर्निंग जो साहिब होता है वो इधर उधर घूमता है फॉर वैल्यूएबल गार्बेज डम्प्स ऑफ द नरेटर्स नेबरहुड, मतलब कि वो इधर उधर घूमता है गार्बेज के लिए नरेटर के घर के पास में। नरेटर उससे पूछती हैं, जो हमारी ऑथर है उससे पूछती हैं कि तुम ये क्यों करते हो। और साहिब मुस्कान से कहता है कभी कभी कचरे में 1 रुपये मिल जाते हैं, मतलब उसके लिए जो गार्बेज है वो एक ट्रेजर है, बिकॉज वही उसकी ज़िंदगी का रियलिटी है। एक्चुअली साहिब बिलोंग करता था ढाका की एक जगह से जो बांग्लादेश में थी। वहाँ उसके घर के आसपास ग्रीन फील्ड्स थे। ग्रीन फील्ड्स मतलब खेत थे, लेकिन बार बार आने वाले स्टॉर्म्स की वजह से उसकी जो फील्ड थी वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। इसकी वजह से उसकी जो फैमिली थी ढाका छोड़कर दिल्ली आ गए फॉर सर्चिंग गोल्ड इन द बिग सिटी। मतलब जो छोटी सी जगह से हम बड़ी जगह में आते हैं तो हमारे जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ जाता है। रेवेन्यू के साथ साथ हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो हम खर्चा करते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। तो जब नरेटर उससे पूछती है कि गो टू स्कूल जाया करो, तो साहिब सैड वॉइस में बोलता है, उदासी से बोलता है, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। नरेटर तुरंत रियलाइज़ करती हैं कि उनकी एडवाइस कितनी हॉलो है, मतलब उनकी एडवाइस कितनी गलत है, क्योंकि उनके आसपास जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर कोई स्कूल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई स्कूल। उसके बाद साहिब फर्दर कहता है जब स्कूल बनेगा मैं ज़रूर जाऊंगा। ये उनकी इनोसेंस और मजबूरी दोनों को दिखाता है। नरेटर थोड़ा मजाक में कहती है मैं अगर स्कूल स्टार्ट करूँगी तो क्या तुम आओगे। और साहिब बिना सोचे इंस्टेंटली बोलता है कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, अपने हेड को नॉड करके, मतलब हाँ की तरफ अपना हेड हिला के तुरंत कहता है कि जी मैं ज़रूर आऊँगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें दिखता है कि अभी तक हमारे साहिब ने हाँ कर दिया कि अगर वो स्कूल खोलेंगी तो वो स्कूल आएगा। कुछ दिन बाद नरेटर उससे भागते हुए आते हुए देखती हैं। तो साहिब पूछता है कि इज़ योर स्कूल रेडी, मतलब आपका स्कूल बन गया। नरेटर थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि स्कूल बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने ऐसी प्रॉमिस कर दी जो पूरी होने वाली नहीं थी, लेकिन वो सोचती हैं कि दुनिया के गरीब बच्चों के लिए ऐसी झूठी प्रॉमिस रोज़ बनती रहती है। कुछ महीनों बाद नरेटर उससे उसका नाम पूछती हैं। वो प्राउडली कहता है मेरा नाम साहिब है, साहिब आलम। नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन साहिब को इस बात का पता ही नहीं है। अगर वो जानता तो शायद उससे यकीन ही नहीं होता। नाम के मायने उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग अलग लगते हैं।
उसका नाम चाहे बड़ा हो, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर बिना चप्पल के घूमता था। सुबह सुबह जैसे बर्ड्स अपीयर होती है ना, वैसे ही ये बेयर फुट मतलब जो पैरों नंगी जो होते हैं ना, जैसे कि कोई चप्पल नहीं पहनी, शूज़ नहीं पहनी बॉयज़ सड़कों पर दिखते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे नरेटर उन्हें पहचानने लग जाती हैं, जैसे कि वो वहीं पे रहती हैं पास में, तो बच्चे निकलते हैं तो वो पहचानने लग जाती हैं उन बच्चों को। नरेटर उनसे एक दिन पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहना करते। साहिब सिंपली कहता है, मेरी माँ ने शेल्फ से निकाल कर मुझे नहीं दी। एक और लड़का कहता है, अगर दे भी देती तो ये पहन के नहीं आता। जो तीसरा लड़का होता है वो बिल्कुल चुप रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। उसने जो शूज़ की जोड़ी होती है वो पहनी होती है, पर वो मिसमैच होते हैं, मतलब एक शूज़ अलग और एक शूज़ अलग। एक चौथा लड़का कहता है, मुझे शूज़ चाहिए। उसके वर्ड्स नरेटर को दिल को छू जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी शूज़ ओन नहीं किए हैं। नरेटर याद करती है कि जब वो इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ और विलेजेस में घूमती थी तो उन्होंने हज़ारों बच्चों को देखा है जो सड़कों पर और कांचियों की गलियों में बिना फुटवेयर्स के चलते थे। ये सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं होता, बल्कि कई जगह तो आज ये ट्रेडिशन बन चुका है। बच्चे बेफुट ही रहते हैं, लेकिन नरेटर कहती हैं शायद ये बस गरीबी जस्टिफाई करने का एक एक्सक्यूज़ है। फिर नरेटर एक कहानी याद करती हैं जो उन्हें उडुपी के एक आदमी ने सुनाई थी। जब वो छोटे थे तो रोज़ एक पुराने टेम्पल के पास से स्कूल जाते थे, जहाँ उनके फादर जो थे वो प्रीस्ट थे। हर दिन वो रुक कर टेम्पल में एक छोटी सी प्रेयर करते थे, एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए। 30 साल बाद जब नरेटर उडुपी गई तो वो देखती हैं कि जो टेम्पल है वहाँ अब नए प्रीस्ट रहते हैं। टेम्पल के बैकयार्ड में प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगी हैं। वहाँ नरेटर ने एक लड़के को देखा जो ग्रे स्कूल यूनिफॉर्म में था। सॉक्स और शूज़ पहने हुए वो तेज़ भाग कर आया, अपने बेड पे बैग को फेंका और पेंटिंग करते हुए रुक गए। उस लड़के को देखकर नरेटर को एक और लड़के की याद आई जिसके लिप्स पर प्रेयर थी, लेट मी नेवर लूज़ दैम। जब उसे फाइनली एक पेयर ऑफ शूज़ मिले थे, भगवान ने उसकी दुआ एक्सेप्ट कर ली थी, मतलब जो उसकी प्रेयर थी वो भगवान जी ने एक्सेप्ट कर ली थी। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। आज जो प्रीस्ट का बेटा होता है वो शूज़ पहनता है, लेकिन जो उसके आसपास रैग पिकर्स के बच्चे होते हैं वो शूलेस ही घूमते हैं। नरेटर एक बार रैग पिकर्स के साथ सीमापुरी चली जाती हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर पर एक छोटी सी जगह है। यहाँ 1917 में जो बांग्लादेश से लोग आए थे वो सेटल हुए थे। साहिब का फैमिली भी उन्हीं में से एक है। जब ये आए थे तब ये एक जंगल था, लेकिन अब यहाँ 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, बिना आइडेंटिटी, बिना परमिट और सिर्फ उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। उन्हें जब कुछ ख़रीदना होता है खाना, तब वो उसे यूज़ करते हैं। उनके लिए फूड सर्वाइवल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी के कंपैरिजन में। कुछ औरतें कहती हैं दिन के एंड में अगर हम अपनी फैमिली को खाना खिला दें और पेट भर कर सो सकें तो ये वो ज़मीन से बेहतर है जो उन्हें कुछ नहीं देती। मतलब है कि उनकी आइडेंटिटी उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए उनका सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है जो उन्हें खाने से मिलता है। फूड सर्वाइवल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर देम बिकॉज वो इतनी पावर्टी में है। समझ में आई? इसी वजह से उन्होंने अपनी फील्ड और जो रिवर और विलेजेस थे वहाँ बांग्लादेश में, वो सब छोड़ के सीमापुरी आ गए टेंट लगाने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए। यहाँ के बच्चे इसी एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं। सर्वाइवल इनके लिए रैग पिकिंग बन जाता है। धीरे धीरे ये एक आर्ट बन जाता है। इनके लिए गार्बेज गोल्ड है, क्योंकि वही उनके लिए रोज़ी रोटी है, वही उनका शेल्टर है, चाहे वो शेल्टर एक लीकिंग रूफ पर ही क्यों ना हो। लेकिन बच्चों के लिए गार्बेज और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उनके लिए उसमें एक होप होती है कि शायद से एक कॉइन या एक नोट मिल जाए। साहिब एक्साइटेडली कहता है, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपये, कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। नरेटर कहती है कि गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए अलग होता है और पेरेंट्स के लिए अलग। पेरेंट्स के लिए वो एक ग्रुप का सर्वाइवल है, फूड सर्वाइवल है, या फिर वहाँ पे रहने की एक तरीका है, सर्वाइवल है। और जो बच्चे हैं उनके लिए एक वंडर है, ट्रेजर है कि क्या निकलेगा,
वो 10 रुपीज़ निकलते हैं, कभी 1 रुपीज़ निकलते हैं, तो वो एक ट्रेजर है, वंडर है उनके लिए। एक विंटर मॉर्निंग में नरेटर साहिब को देखती है एक नेबर क्लब्स के बाहर। वो एक फेंस गेट्स के बाहर खड़ा है, डू स्मार्टली ड्रेस्ड बॉयज़ को टेनिस खेलते देख रहा था। साहिब सॉफ्टली गाता है, आई लाइक द गेम। फिर कहता है साहिब कहता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। फिर कहता है, मैं कभी कभी कोर्ट के अंदर भी चला जाता हूँ जब मुझे खेलने का मन होता है। जब कोई नहीं होता ना, तो मैं कोर्ट के अंदर भी चला जाता हूँ। उसने एक डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पहनी है। नरेटर जब पूछती हैं तो साहिब कहता है, किसी ने मुझे दी है। ये एक्चुअली एक रिच बॉय के पुराने शूज़ हैं जिसमें एक होल है, लेकिन साहिब के लिए वो भी एक ड्रीम जो कम ट्रू हो चुका है, जो एक पूरा ड्रीम हो चुका है उसका। जो लड़का बेयर फुट घूमता था, उसके पास आज शूज़ हैं। चाहे वो पुराने हो, फटे हों, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। उसके लिए एक वो शूज़ हैं जो उसका ड्रीम पूरा कर रहे हैं। एक ट्रेजर होता है, लेकिन टेनिस गेम जो वो शिद्दत से देख रहा है, जो वो चाहता है कि वो खेले, वो कभी भी उसका पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके लिए आउट ऑफ रीच ही रहेगा हमेशा। एक सुबह नरेटर साहिब को देखते हैं एक स्टील कैन के साथ, कैनिस्टर होता है ना, स्टील का होता है, लेते हुए। वो कहते हैं, मैं अब एक स्टील टी स्टॉल पर काम करता हूँ जहाँ उसको 800 रुपीज़ मिलते हैं और खाना भी मिलता है। लेकिन नरेटर को लगता है कि साहिब के चेहरे से अब वो केयर फ्री स्माइल ख़त्म हो गई है। मतलब कि जिस चीज़ की टेंशन नहीं, अपना गार्बेज को रैक पिकिंग करना, उसको वो ज़्यादा अच्छा लगता था एज़ कंपैरिजन टू ये जो उसकी नई जॉब थी 800 रुपीज़ की, जो वो टी स्टॉल में काम करता था, वो उसको इतनी पसंद नहीं है। उसकी जो स्माइल है, जो एक खुशी थी अंदर से रैक पिकिंग करते हुए, वो चली गई है। जो प्लास्टिक बैग उसके कंधे पर हल्का लगता था, उस समय स्टील कैनिस्टर जो था उसको बहुत ज़्यादा वेट लग रहा था। एक्चुअली में जो प्लास्टिक बैग होते हैं ना, वो ज़्यादा हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टील कैनिस्टर। बट अभी जब उसका मन नहीं है, जब आपको कोई चीज़ मन नहीं करती, वो आपसे करवाई जाए तो आपको बहुत बुरा लगता है ना। ऐसे ही हमारा ये था साहिब, उसको ये काम करने में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना उसको रैक पिकिंग करने में इंटरेस्ट था। ये कैनिस्टर एक्चुअली उस चाय शॉप के मालिक का था। इसका मतलब साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा। जो ओनर था, जो साहिब अपना ओनर था, वो वैसा नहीं रहा। अब वो क्या बन गया है? सर्वेंट बन गया है। किसका बन गया है सर्वेंट? उस टी स्टॉल वाले का। अब वो टी स्टॉल के नीचे वाले के भी काम कर रहा है। अब वो खुद का ओनर नहीं रहा। इसका मतलब है साहिब अब अपना ओनर नहीं रहा, वो किसी और के लिए काम कर रहा है। ये एक पार्ट था स्टोरी का जो हमारा एंड हो गया है। बच्चा पार्टी, ये हमारा पार्ट ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर में हमने एक देखा मैसेज, हमारे को ये भी मिला है कि इस पार्ट से हमें ये पता चलता है, समझ आता है कि पावर्टी और सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो बच्चे होते हैं उनसे उनका चाइल्डहुड छीन लिया जाता है। जहाँ उनको स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और खेलना चाहिए, वहाँ वो क्या कर रहे हैं? रैक पिकिंग कर रहे हैं, किसी के नीचे काम कर रहे हैं। और ये हमारी सोसाइटी में आज भी होता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, रैक पिकिंग कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उसी पे हमारी ये स्टोरी बेसिकली थी कि कैसे बच्चे जो होते हैं उनसे उनका बचपना छीन लिया जाता है। दैट्स वाई द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ स्टोलन चाइल्डहुड, जिन बच्चों का बचपना छीन लिया गया है। बच्चा पार्टी यहाँ पर होता है हमारे चैप्टर का एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।